हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जीकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी रोड एंड ब्रिजेस का जो एग्जाम हुआ है 19 नवंबर को, उसमें जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को डाउटफुल थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस किए थे जिनके आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। और इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं पेपर के, वो मैं सभी क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जिन भी क्वेश्चन में फर्दर कुछ डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें 35th क्वेश्चन था सीरीज ए का कि खोसला's थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ। तो इस बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि इसका आंसर ए होगा, बट जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इन्होंने आंसर की दी है, बोथ ए एंड बी होगा। वियर्स एंड बैराजेस, क्रॉस रेगुलेटर्स और हेड रेगुलेटर्स दोनों ही के ही डिजाइन में हम खोसला's थ्योरी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर डिजाइन ऑफ परमिएबल फाउंडेशंस ऑफ दीज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो रेफरेंस के लिए अगर आप बुक देखेंगे तो हमारी क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के डिजाइन के लिए कोड है IS 7784 पार्ट 1। ठीक है, डिजाइन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। इसमें आप देखेंगे क्लॉज 8.9.2, इसमें यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। आप अगर इसको रीड करेंगे तो खोसला's थ्योरी फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो के अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन डेप्थ और कट ऑफ कर्टन वॉल्स डिजाइन करते हैं इन क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की। दूसरे रेफरेंस में अगर आप देखना चाहें तो वियर्स एंड बैराजेस के लिए एसके गर की इरिगेशन की बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है 11.6 क्लॉज में, वहां से देख सकते हैं। और यहां पे क्वेश्चन 11.4 चैप्टर 11 का एसके गर की बुक में भी देखिए, आप कंक्रीट फ्लोर हेड रेगुलेटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं और खोसला's थ्योरीज का यूज करना है। तो क्रॉस रेगुलेटर्स और हेड रेगुलेटर्स में भी हम खोसला's थ्योरी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मॉड्यूल्स आउटलेट के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं। इसका करेक्ट आंसर बहुत ए एंड बी होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, केयरफुली हमें पढ़कर इनको एग्जामिन करना था। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है, यहां पे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो कि एक्वाडक्ट है। ठीक है, इज कंस्ट्रक्टेड टू नेगोशिएट एन अलाइंड चैनल ओवर बिलो आर एट द सेम लेवल ऑफ स्ट्रीम। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, बिकॉज एक्वाडक्ट की बात कर रहा है यहां पे, क्रॉस ड्रेनेज कॉमा एक्वाडक्ट, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं टू नेगोशिएट एन अलाइंड चैनल ओवर बिलो आर एट द सेम लेवल। तो ये तीनों की सिचुएशंस के लिए एक्वाडक्ट ही डिजाइन होता है। तो aqueduct is constructed when full supply level of canal is much higher than the high flood level। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स होने की वजह से आंसर डी होगा। रेफरेंस के लिए आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम किया गया है, ये IS कोड है हमारा IS 7784 पार्ट 1। ठीक है, इसमें पहली लाइन कोड के फॉरवर्ड में लिखी हुई है कि जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं, these are structures which are constructed to negotiate an aligned carrier channel canal over below or at the same level of drainage or another carrier। तो यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए कॉमा लगा के एक्वाडक्ट लिख दिया है। तो जैसे ही आप एक्वाडक्ट लगाओगे तो ये सारी बातें एक्वाडक्ट के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है। उसके लिए लेवल क्रॉसिंग है, साइफन है, अलग अलग हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स में। तो इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो जो इन्होंने आंसर दिया है वो करेक्ट दिया है, इसमें भी कोई आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, इसमें कहा गया कुछ एक्टिविटीज होंगी, उसमें हमारे 20 डेज लगते हैं अलोंग द क्रिटिकल पाथ, और उस क्रिटिकल पाथ के अलोंग हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 डेज है। सपोज आपकी 3 एक्टिविटीज थी, इन 3 एक्टिविटीज के अलोंग हमारा सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। तो सिग्मा जो दिया हुआ है वो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर, ये दिया हुआ है 4 डेज। और हाउ मेनी डेज डज इट टेक्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर आप क्रिटिकल पाथ के अलोंग, इस क्रिटिकल पाथ के अलोंग हमारा जो टोटल टाइम लग रहा है वो 20 डेज लग रहा है। ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं दी है कि एक गिवन टाइम में कि इस प्रोबेबिलिटी के साथ हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ जनरली पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 20 डेज होगा, कि क्योंकि क्रिटिकल पाथ की अगर आप डेफिनेशन देते हैं तो इट इज अ टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो रेफरेंस के लिए उपेंद्र कचरू की प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बुक है, इसकी डेफिनेशन में आप देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ वो टाइम है, इज द लॉन्गेस्ट सीरीज ऑफ एक्टिविटीज
that can't be done parallel and which therefore governs how early the project can be completed. तो एक ये आप रेफरेंस दे सकते हो, या बीसी पुनमिया की पर्ट एंड सीपीएम की बुक है, पेज 186 में अगर आप जाके देखोगे तो यहां पर भी ये चीज लिखी हुई है कि क्रिटिकल पाथ जो है ये लॉन्गेस्ट पाथ है थ्रू द नेटवर्क एंड टाइम वाइज इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, टाइम वाइज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे कम टाइम वाला होगा जिसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहां पर ही क्लियरली लिखा हुआ है which are critical. The critical path can easily be determined with the help of total float. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है, और इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। यहां पे लिखा हुआ है ना, along this time along this path gives the project duration। ठीक है, जो इस पाथ के अलॉन्ग हमें टाइम लग रहा है वो हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे 4 ऑप्शंस दिए थे, नंबर ऑफ लेयर्स, वेट ऑफ हैमर, हाइट ऑफ फॉल और नंबर ऑफ ब्लोज। इसमें बोला गया है कि हमारा की पैरामीटर क्या होता है डायनेमिक कॉम्पैक्शन जब हम करते हैं सीवीआर टेस्ट में। तो इन्होंने जो आंसर दिया है ऑप्शन सी दिया है, इन्होंने करेक्ट दिया है। नंबर ऑफ लेयर्स हम इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज नंबर ऑफ लेयर्स हमारी 3 लेयर्स हैं, वो हमारी फिक्स कर दी गई हैं। तो केवल एक नंबर ऑफ ब्लोज है जो हमारा इस टेस्ट में हम वेरी करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए अगर आप IRC 37 2012 का कोड देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि ये कहा गया है कि आपको 3 लेयर्स में मोल्ड को में जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट करनी है स्टैंडर्ड सॉइल रैमर में। तो यहाँ पे सॉइल रैमर भी स्टैंडर्ड हो गया, 3 लेयर्स भी स्टैंडर्ड हो गई। ठीक है, फर्दर स्पेसिमेंस एट द सेम मॉइस्चर कंटेंट आर देन प्रिपेयर्ड टू डिफरेंट ड्राई डेंसिटी बाय वेरीइंग द नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, हर लेयर में 3 लेयर में आप जब पैक कर रहे हो तो हर लेयर में जो नंबर ऑफ ब्लोज हैं आपको वेरी कर करके कॉम्पैक्शन करना है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ब्लोज है वही एक यहाँ पे डायनेमिक पैरामीटर है जो कि हमारा की पैरामीटर हम जिसे कह सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें भी ऑब्जेक्शन आपको रेज करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी ही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली भावी कट्टी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक से सेट किया गया है। इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कोलिनियर फोर्सेस जो है वो हमारी फोर्सेस ऑन रोप ऑफ टग वार है। कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस बी का 2, फोर्सेस ऑन रोड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहते हो, फोर्सेस ऑन अ रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। ट्राइपॉड कैरिंग कैमरा नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। एंड तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखते हैं ट्राइपॉड कैरिंग का, तो नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस एंड नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस, द वेट ऑफ बेंचेस इन अ क्लासरूम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगुलर ओपन चैनल है जिसका वर्टेक्स एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, और इस पे डिस्चार्ज हो रहा है एट अ डेप्थ ऑफ 0.3 एंड दिस इज डेप्थ इज क्रिटिकल डेप्थ। तो हमें डिस्चार्ज इन द चैनल निकालना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, इसको मैंने सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन रेफर दिस सोल्यूशन। 0.11 हमारा आ जा रहा है आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रेक्टेंगुलर चैनल दिया हुआ है जिसमें डिस्चार्ज हमारा कैरी कर रहा है 1.6 मीटर पे। एक सर्टेन सेक्शन पे स्मूथ हम्प दिया गया विथ फ्लैट टॉप एंड हाइट इज प्रपोज टू बिल्ड। कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, और एनर्जी लॉस हमें नेग्लेक्ट करना है। तो ये एक स्टैंड क्वेश्चन जो है जहां से भी सेट किया गया उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, यू कैन सी दिस सोल्यूशन। इसमें हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हमने निकाल ली Q, एंड देन वी हैव सॉल्व्ड एंड वी गेट कि हमारा जो क्रिटिकल डेप्थ है फॉर द फ्लो इज 0.837 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने आंसर बी दिया है विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। 1.256 अगर आप देखेंगे तो वो हमारा क्रिटिकल एनर्जी है। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी एट इस क्रिटिकल डेप्थ है। तो यहाँ क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा था, इन्होंने जो आंसर दिया है दिस इज एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ। तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। तो जो नियर मोस्ट आंसर हो सकता है वो ऑप्शन डी हो सकता है, या नन ऑफ दी अबव होगा अगर आप एग्जैक्टली फिगर्स पे जाएंगे।
तो मेरे हिसाब से इसमें आप नन ऑफ दी अबव करके आप ऑब्जेक्शन रेज करिए, ठीक है। और सोल्यूशन में आप ये लगा दीजिएगा, दिस इज अ सोल्यूशन फ्रॉम वन ऑफ द लिटरेचर, ये मैंने मैनुअली भी सॉल्व किया है, तो इसका आंसर जो है वो 0.837 आ रहा है। उसके बाद इस स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लोज थ्रू अ क्लोज कंडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल ऑलवेज बी फ्रॉम हायर टू लोअर पीजोमेट्रिक हेड। सिर्फ एलिवेशन नहीं डिसाइड करेगा, अगर हमारा सपोज ये पाइप है, ये एलिवेशन है, तो आप ये श्योर नहीं हो सकते कि फ्लो हमारा यहां से यहां हो रहा है। इट इज पॉसिबल कि फ्लो हमारा यहां से यहां हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द पीजोमेट्रिक हेड, नॉट फ्रॉम द हायर टू लोअर एलिवेशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो डी होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयकार कमेटी में हमारा सेंट्रल रोड फंड 1929 में हुआ था, इंडियन रोड कांग्रेस ये 1934 में दिया था, CRRI 1950 में, और मोर स्ट्रेस वाज गिवन ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा ACD होगा। रेफरेंस के लिए जस्टो खन्ना की अगर आप बुक देखेंगे, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर इट हैज बीन सेट, ठीक है। तो क्लॉज 2.2.4 में सेंट्रल रोड फंड 1929 में हुआ था, IRC हमारा 1934 में फाउंड हुई थी, जो कि यहाँ पे 1930 दिया हुआ है, CRRI 1950 में फाउंड हुआ था एज पर जयकार कमेटी रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो ये हमारी चीजें थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। CPM जो है वो हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड है, और PERT भी हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क है, दोनों में ही एक्टिविटी ओरिएंटेड है, जो कि हमारा गलत है। इसमें हमारा ये मैंने गलती से C लिख दिया है, इसमें केवल हमारा ऑप्शन 1 ओनली 1 इज ट्रू होगा, दिस इज A, ठीक है। तो अब रेफरेंस के लिए हम लोग BC पूनमिया की बुक देख लेते हैं, PERT CPM की। दिस इज पेज नंबर 9 ऑफ PERT CPM बुक बाय BC पूनमिया। तो CPM आप देख पा रहे हैं कि CPM नेटवर्क इज एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क है, और जो PERT है हमारा, PERT सिस्टम की अगर आप बात करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट कि इट इज अ इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क, ठीक है। यहां पर भी लिखा हुआ है कि जो PERT सिस्टम है uses event oriented network diagrams। तो हमारा PERT is not activity oriented network, it is event oriented network। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है, इस क्वेश्चन में भी। उसके बाद रेफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेवल है जो कि हमारा सेटअप किया गया A पॉइंट पे, स्टाफ स्टेशन हमारा B पे था, 100 मीटर की दूरी थी। तो कंबाइंड करेक्शन हमारी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो अब यहाँ पे D जो है वो किलोमीटर्स में रखोगे, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.0673 D स्क्वायर होता है। यहाँ पे D को किलोमीटर में रखना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो -0.063 D हमारा किलोमीटर में रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.1 स्क्वायर, 0.1 किलोमीटर। 100 मीटर इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर। तो 0.1 को स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 1/100 आ जाएगा, ठीक है। और 1/100 करोगे तो आप इसमें 2 जीरो और आ जाएंगे, तो -0.000673 मीटर्स हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर देखोगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, जो इन्होंने दिया है ऑप्शन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडरनेस रेशियो दिया हुआ है 5 मीटर लॉन्ग कॉलम, दोनों साइड से हिंज्ड है हमारा, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी 5 मीटर ही हो जाएगी। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, डायमीटर हमारा 160 mm दिया हुआ है। तो अगर इसका सोल्यूशन देखोगे आप, सिलेंडरनेस रेशियो हमारा होगा, तो उसके लिए L/R आपको निकालना पड़ेगा। तो L हमारा इफेक्टिव लेंथ जो है वो 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर हो जाएगी, और R रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए आपको I/A करना पड़ेगा, तो उससे D/4 आ जाएगा। D हमारा 16 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो 16 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 सेंटीमीटर हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा। तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन से आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 125, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 125। तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो करेक्ट दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड विद द मॉडुलस ऑफ रप्चर,
elongation is related with the tensile stress, neutral axis is related to the zero longitudinal stress and top fiber is related to zero shear stresses. तो हमारा करेक्ट आंसर डी ही होगा, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विकट अपरेटस में जो नीडल यूज करते हैं उसका डायमीटर कितना होता है, जिसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम यूज करने के लिए यूज करते हैं जिसके लिए। तो इस उन्होंने मॉडल आंसर की बी दिया है, बट एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा। एक्यूरेटली अगर हम बात करें कि नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, IS 5513 पर अगर जाके देखते हैं तो IS कोड का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं। यहां पर देखिए जो नीडल सी है उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए निकालते हैं, और डायमेंशंस ऑफ नीडल्स की बात करेंगे तो नीडल सी जो है उसका जो डायमीटर है वो 1.13 mm प्लस माइनस 0.05 mm है, ठीक है। और जो इफेक्टिव लेंथ है हिल्ट की वो 50 प्लस माइनस 1 है। तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे तो दिस इज द डायग्राम जिसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। ये भी हमारी IS 5513 का रेफरेंस है। तो नीडल सी हमारी ये है जिसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। इसकी डायमेंशन 1.13 प्लस माइनस 0.05 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इट इज समवॉट नियरर। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दिस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट पूछ रहा है तो IS 5513 के अकॉर्डिंग ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं है। 1.13 इज द एग्जैक्ट वैल्यू। सैलिनिटी रिड्यूस करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं, तो 3 और 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। फ्लैंजवे क्लियरेंस हमारा एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ रनिंग रेल एंड चेक रेल एट द नोज ऑफ द क्रॉसिंग होता है। अगर मोर प्रिसाइज देखें, नियर द क्रॉसिंग इज नॉट वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। नियर द क्रॉसिंग बोल रहा है, तो नियर द क्रॉसिंग में हमारे पास कई सारी वैल्यूज हैं। एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, उसका थ्रोट है। तो एक्चुअल में हम जो फ्लैंजवे क्लियरेंस मेजर करते हैं, कहां मेजर करते हैं? इट इज नॉट नियर द क्रॉसिंग, इट इज एग्जैक्टली एट द नोज ऑफ द क्रॉसिंग, बिकॉज क्रॉसिंग में हमारे पास 2-3 एलिमेंट्स हैं। थ्रोट है, उसका नोज है, उसका थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, नन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। इट इज नॉट नियर द क्रॉसिंग, इट इज एट द नोज ऑफ द क्रॉसिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क है, तो अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्योंकि उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन्स हैज द शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है। जो टेक्स्ट बुक है या और भी वेबसाइट्स है, कहीं कहीं पे आंसर हो दिया हुआ है। आई हैव सर्च्ड आउट दी बुक्स, जिसमें मुझे ये मिला कि जो हो का साइकिल टाइम है वो शॉवल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस ऑटोमेटिकली ये हो गया कि शॉवल का हमारा हो से कम होगा। तो ड्रैग लाइन और क्लैम्पशेल ये टाइम टेकिंग मशीन्स होती हैं अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारा डीपर शॉवल ही अप्रोप्रिएट आंसर होगा। रेफरेंस के लिए प्यूरिफाई की कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बुक है, इसके पेज 273 में आप जाकर देखेंगे तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हो का साइकिल टाइम है वो 20% लॉन्गर होता है ड्यूरेशन में देन दोज ऑफ सिमिलर साइज शॉवल। तो शॉवल से साइकिल टाइम ज्यादा होगा। इस तरह का ये दिस इज अ हो, तो आपको ऑब्वियस है कि जो शॉवल है उसका साइकिल टाइम कम होगा। क्लैम्पशेल और जो आपके ड्रैग लाइन है इनका ज्यादा होता है ऑलरेडी। रीजन क्या है? बिकॉज जो होइस्टिंग डिस्टेंस है इज ग्रेटर एज द बूम एंड स्टिक मस्ट बी फुली एक्सटेंडेड टू डंप द बकेट। सेम प्रॉब्लम आती है हमारी ड्रैग लाइन में, वहां पर भी आपको बूम को एक्सटेंड करना है, फिल करना है एंड देन उसको डंप करना है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, तो वहां पर भी हमारी साइकिल टाइम बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डिपर शॉवल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल रिजर्वायर लेवल। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि हमारा ए और सी दिया है, तो ये जो मैक्सिमम एलिवेशन है टू विच रिजर्वायर वाटर सरफेस विल राइज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, ये हमारा नॉर्मल पूल लेवल होता है या मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल होता है। रेफरेंस के लिए अगर आप संतोष गर्ग की बुक देखेंगे, एसके गर्ग की इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की, तो क्लॉज 18.3.1 में आपको मिलेगा कि इट इज द मैक्सिमम एलिवेशन टू विच द रिजर्वायर वाटर सरफेस विल राइज ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम पूल लेवल या फुल रिजर्वायर लेवल की बात करेंगे तो मैक्सिमम लेवल टू विच द वाटर राइजेस ड्यूरिंग द वर्स्ट डिजाइन फ्लड इज नोन एज मैक्सिमम पूल लेवल। तो मैक्सिमम पूल लेवल को ही हम लोग फुल रिजर्वायर लेवल बोलते हैं। अगर हम IS कोड की डेफिनेशन देखें तो IS 7323 में हमारी जो डेफिनेशन दी हुई है,
ये लिखा हुआ है द हाईएस्ट रिजर्वायर लेवल विच कैन बी मेंटेन्ड विदाउट स्पिलवे डिस्चार्ज विदाउट पासिंग वाटर थ्रू द अंडर स्लूसेस, मतलब वो रिजर्वायर लेवल जो मैक्सिमम मेंटेन कर सकते हैं बिना स्पिलवे डिस्चार्ज हुए विदाउट पासिंग थ्रू द अंडर स्लूसेस, एंड दिस वाटर लेवल इज द हाईएस्ट कंट्रोल वाटर लेवल। तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में तो नहीं आने वाला, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग वाले जो ऑप्शंस हैं वो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गए। तो ए और सी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, जो हमारा बी है यही एक है जो इसके घर के कंटेंट से मैच करता है। तो वी कैन गो एंड रेज ऑब्जेक्शन ऑन दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइन इन अ डैम इन विच डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द डैम। तो सीपेज लाइन, फ्रेटिक लाइन, सैचुरेशन लाइन तीनों ही करेक्ट आंसर है। रेफरेंस के लिए बीसी पूनमिया की मैंने 2 बुक्स का रेफरेंस दिया है। इसमें फ्रेटिक लाइन और सीपेज लाइन is a line within a dam section below which there are positive hydrostatic pressures। ठीक है, एक ये रेफरेंस मिल गया। सैचुरेशन लाइन के लिए आप देखोगे तो सैचुरेशन लाइन को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या फ्रेटिक लाइन, यहाँ पे देखिए सैचुरेशन लाइन, द लाइन डिमार्केटिंग दीज 2 पोर्शंस इज कॉल्ड सैचुरेशन लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या फ्रेटिक लाइन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the total area which can economically irrigated from an irrigation system without considering the limitations of quantity of water available is the gross commanded area। रेफरेंस के लिए जीएल एलासवा की बुक है हमारी इरिगेशन की। ग्रॉस कमांड एरिया is the total area which can economically irrigated by an irrigation system without considering any limitations of quantity of available water। तो exactly ये लैंग्वेज हमारी मैच कर रही है ग्रॉस कमांड एरिया से, तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following refers to the annual periodic payments for the repayment of capital investment is annuity। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। Filling work in trenches shall be carried out in layers of thickness not exceeding 200 mm। ये हमारे स्टैंडर्ड CPWD और अदर PWD के स्पेसिफिकेशंस में आपको मिल जाएगा कि जो फिलिंग है ट्रेंचेज में वो 200 सेंटीमीटर इन डेप्थ से ज्यादा एक्सीड नहीं, 20 सेंटीमीटर या 200 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स को डाउट है, ये मैंने गुप्ता एंड गुप्ता के एक्सप्लेनेशंस में भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे इसमें गलती की स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस रीड प्रॉपरली नहीं किए, जिसकी वजह से आंसर गलत किया। इनकरेक्ट जब पूछा गया तो हमारा बी और डी जो है वो इनकरेक्ट है, ए और सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। म्यू डिक्रीजेस व्हेन टी इंक्रीजेस, म्यू इंक्रीजेस व्हेन टी इंक्रीजेस फॉर एयर। तो रेफरेंस के लिए मैंने बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड एयर, ये हमारा एयर है। तो एयर में टेम्परेचर के साथ हमारी विस्कोसिटी बढ़ रही है और एयर जो वाटर है इसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है। तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट परमिटेड है इंडियन रेलवेज में प्लेन्स में वो हमारा 1/150 है। तो रूलिंग ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं हम, तो रेफरेंस के लिए हम ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ ट्रैक में जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे फॉलोइंग रूलिंग ग्रेडियंट्स आर अडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवेज व्हेन देयर आर ओनली 1 लोकोमोटिव पुलिंग द ट्रेन। तो प्लेन टेरेन में हमारा 1/150 से 1/250 रहता है। तो मैक्सिमम जो हुआ वो हमारा जिसका डिनोमिनेटर नीचे होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो दैट इज 150। तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन आपको रेज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रॉसिंग नंबर अडॉप्टेड बाय इंडियन रेलवेज फॉर हाई स्पीड। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो बात करें कि इंडियन रेलवेज में और हाई स्पीड्स में। तो हाई स्पीड्स का मतलब है कि हम पैसेंजर्स ट्रेन जो है वो उनकी जो स्पीड है वो हमारी हाई स्पीड ट्रेन है एज कंपेयर टू गुड्स ट्रेन। तो हाई स्पीड्स के लिए इंडियन रेलवेज में हमने क्रॉसिंग नंबर क्या अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, जो हमने फॉलो कर लिया, हम इसको फील्ड पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अडॉप्ट का मतलब ये हुआ कि अडॉप्ट करके हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इन्होंने जो आंसर दिया है 1/12 दिया है, ऑब्वियस है अभी तक यही यूज होता था, लेकिन अभी जो नए स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन रेलवेज शेड्यूल ऑफ डायमेंशन 2022 में जो रिवाइज हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस, इसमें रिवाइज 2020 में आइटम 18 में दिया है मिनिमम एंगल ऑफ क्रॉसिंग या ऑर्डिनरी। तो मिनिमम एंगल ऑफ क्रॉसिंग का मतलब है यहाँ 1/16 दिया हुआ है। तो 1/16 इज बेसिकली हैज बीन परमिटेड, हैज बीन अडॉप्टेड फॉर हाई स्पीड। हाई स्पीड आपका रिक्वायर्ड है तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हो। 1/20 स्पेशल केसेस में ही रिकमेंडेड है, जनरली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, इसके लिए आपको कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के पास जाना पड़ेगा। तो जनरली अडॉप्टेड वाली जो वैल्यू होगी मिनिमम एंगल क्रॉसिंग का मतलब है मैक्सिमम जो अगर हमारा 1 इन जो भी नंबर है
ठीक है, अब रेफरेंस के लिए और बुक्स का रेफर करें तो टर्नआउट्स यूज्ड आर नॉर्मली 1 in 8.5 फॉर गुड्स ट्रेन, 1 in 12 एज वेल एज 1 in 16 फॉर पैसेंजर ट्रेन। 1 in 12 20 टर्नआउट्स हमने डिजाइन किए थे कुछ टाइम पहले हायर साइड में स्पीड परमिट करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, अभी कर्व्ड स्विचेस आ गए हैं, हमारे थिक वेब टंग रील्स आ गई हैं हाई स्पीड परमिट करने के लिए ऑन इंडियन रेलवेज। यहां से देखिए आप, ऑन इंडियन रेलवेज नॉर्मली 1 in 8.5 टर्नआउट्स आर यूज्ड while 1 in 12 and 1 in 16, यहां पर बोल रहे हैं ना 1 in 12 and 1 in 16 turnouts are used for passenger trains। डिजाइन्स अभी हमने अडॉप्ट की हैं 1 in 20, 1 in 24 की have also been designed to be used to permit higher speed for fast rate on the turnout side। लेकिन अभी जो एसओडी 2022 में रिवीजन हुआ है उसमें अभी इनको रिकमेंड करने के लिए, इनको अडॉप्ट करने की बात नहीं कही गई है। तो मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड अडॉप्टेड विड्थ है जो हम अडॉप्ट करेंगे, फील्ड में अडॉप्ट कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ एनी सेफ्टी कमिश्नर, तो वो हमारा 1 in 16 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें अगर स्पीड पोटेंशियल की बात करें तो 1 in 16 ब्रॉड गेज की जो स्पीड परमिटेड है वो 50 से 60 kmph है। तो इंडियन रेलवेज में हम 1 in 60 दे सकते हैं। अभी जो लेट डाउन है ऑलरेडी ट्रैक, उसमें हमारा मोस्टली 1 in 12 पड़ा हुआ है, तो जो भी फैकल्टी है उसने क्वेश्चन इस ओरिएंटेशन से इसका आंसर सी दिया हुआ है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैम्बर फॉर अर्दन रोड्स। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि मोस्ट कॉमनली जो कैम्बर हम अर्दन रोड्स के लिए प्रोवाइड करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर जो मॉडल आंसर की दिया है इन्होंने 1 in 20 दिया है, यानी 5% दिया हुआ है। ठीक है, और ये 1 in 24 जो है अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास आता है। ठीक है, 1 in 30 अप्रोक्सीमेटली 3.3% के आसपास आता है। इसी तरह ये आता है, तो धीरे धीरे हमारा कैम्बर परसेंटेज में कम होता जा रहा है। तो रेफरेंस अगर आप देखें IRC SP 2002, सबसे पहले चलते हैं IRC SP 2002। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज ये जो कोड है ये हमारा स्पेसिफिकली जो रूरल रोड्स हैं, जो अर्दन रोड्स हैं वो रूरल रोड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमें वो वाला मैनुअल रेफर करना पड़ेगा। एंड इसका जो लेटेस्ट रिवीजन है 2002 में आया था, तो रूरल रोड मैनुअल में आपका जो कैम्बर है वो अर्दन रोड्स के लिए बोलता है, डिपेंड करता है कि रेनफॉल कैसी है। तो मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड का मतलब है इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली रीजन है वो लो रेनफॉल एरियाज हैं। हाई रेनफॉल एरियाज बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस में है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो जो मोस्ट कॉमनली अडॉप्ट होगा वो मेजोरिटी होगी। ठीक है, तो हमारा यहां पर आप देख रहे हैं कैम्बर 4 से 5% तक वेरी कर रहा है, तो 4% इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेरे अकॉर्डिंग, जो अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज इट इज अ लो रेनफॉल एरिया। हमारे इंडिया में एनुअल रेनफॉल 1000 mm से मोस्टली कम ही होती है, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल कुछ लोकेशंस को छोड़ के। तो मोस्ट कॉमनली 4% होगा, तो इसको आप 4% को सॉल्व करोगे तो 1:25 आएगा। अब कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को कहां पे हुई कि हमारी जस्टो खन्ना की जो बुक है वहां पे अर्दन रोड्स के लिए 3 to 4% दिया हुआ है, जिसमें हमारा 1 in 25 से 1 in 30 है। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स ने 1 in 25 इन दोनों का एवरेज लेके हमारा जो है वो 1 in 30 मार्क किसी ने टिक कर दिया, किसी ने 125 टिक किया। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो वर्जन है जहां से ये जस्टो एंड खन्ना ने बुक कंटेंट उठाया है, ये वैल्यू फॉर डिफरेंट रोड सरफेस टाइप, दिस इज ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स फॉर रूरल हाईवेज। ठीक है, ये रूरल हाईवेज की बात कर रहा है, और जो साथ ही साथ जो इसका वर्जन है वो 1980s का है। ठीक है, तब से वो बुक में कॉपी पेस्ट चला आ रहा है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट प्रोविजंस हैं रूरल रोड्स मैनुअल के, तो रूरल रोड में हमारा जो अर्दन रोड्स हैं, अगर आप रूरल रोड बना रहे हो और अर्दन रोड बना रहे हो, ठीक है, तो हमारा SP 20 आप फॉलो करोगे, एंड ये लेटेस्ट रिवीजन है, तो 2002 का जो रिवीजन है अगर आप उस कोड को भी फॉलो करोगे तो ये ओवर रूल करेगा, और मोस्ट कॉमनली इट विल बी अराउंड 4%। तो मेरे हिसाब से जो आपका आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 in 24 ना दिया होता तो आप 1 in 30 पे जा सकते थे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है, आप रेज कर दीजिए। 1 in 20 मेरे हिसाब से नहीं होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इसका जो PDF है मैं वो IAS गेटवीज का जो ऐप है उसमें अपलोड कर दूंगा बाय टुडे आफ्टरनून। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।